नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी पटना, राजधानी लखनऊ, राजधानी भोपाल, राजधानी रायपुर और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। केंद्र सरकार के हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयक के विरोध में किसानों के संगठन चक्का जाम करेंगे, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर ली है। अब रुख करते हैं राजधानी पटना का। बिहार के सियासी राजनीति में मतभेद की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। एनडीए महागठबंधन में जहां एक तरफ आग लगी है, तो वहीं कुशवाहा को अब तेजस्वी से ऐतराज है। तीसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। आलम यह है कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो हैं वो लगभग फुल हैं। अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समर्थन में लगातार सत्ता पक्ष के विधायक सामने आ रहे हैं। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब शनिवार को पूछताछ करेगा। पहले यह पूछताछ शुक्रवार को होने वाली थी। 2 अन्य अभिनेत्रियों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी शनिवार को ही पूछताछ होनी है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। केंद्र सरकार के हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयक के विरोध में किसानों के संगठन चक्का जाम करेंगे, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर ली है। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया है, जिनकी ड्यूटी गुरुवार रात से जाम वाले स्थान पर लगा दी गई। उधर बेशक कांग्रेस और अकाली दल ने किसानों के बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन किसान संगठन नेताओं का कहना है कि उनका पंजाब बंद गैर राजनीतिक संगठनों का बंद है और इसमें राजनीति को दखल होने नहीं दिया जाएगा। किसान संगठनों की ओर से किए जा रहे बंद को व्यापार मंडल ने अपनी हिमायत दी है। बाजार पूर्ण तौर पर बंद रहेंगे। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा। दूध, डेयरी, सब्जी मंडी और जो तमाम सब्जी की दुकानें वो सब बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, क्योंकि यह अति आवश्यक वस्तुओं की सूची में आते हैं। तो वहीं अस्पताल भी खुले रहेंगे। अकाली दल के नेता चंडीगढ़ मार्ग पर सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जाम लगाएंगे। अकाली दल के हल्का इंचार्ज जरनैल सिंह वाहद ने बताया कि अकाली दल के कार्यकर्ता ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अपना रोष जताएंगे। तो संसद में पास हुए कृषि से जुड़े 3 विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज यानी कि शुक्रवार 25 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। किसानों के इस भारत बंद में पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों के किसान शामिल होने जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्र सरकार के हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयक के विरोध में किसानों के संगठन का आज चक्का जाम है और इसके चलते पुलिस प्रशासन ने किस तरह से लोगों की सुरक्षा को लेकर तैयारियां की है? क्या इसके चलते पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज पूरा देश बंद है, कहीं ना कहीं देश बंद का आह्वान किया गया है। इसके अलावा पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। विभिन्न किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो सुबह 9 बजे से ही विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, उन पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जताने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर हम अतिरिक्त जो कह सकते हैं कि सुरक्षा की बात करें तो उसको लेकर पहले ही प्रबंध कर लिए गए हैं। विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि भले ही
कोई प्रोटेस्ट करे, क्योंकि प्रोटेस्ट करना जो है वो अधिकार है, लेकिन उसमें आम जो जनमानस है उसको किसी तरह से वो प्रभावित होता हुआ नजर ना आए, इसको लेकर व्यापक प्रबंध करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। रिजर्व फोर्सेस जो है पुलिस के पास, उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि अगर सिचुएशन आती है कि रिजर्व फोर्सेस की जरूरत पड़ती है तो उनको तुरंत उस जगह पर स्थानांतरित किया जाए, उस जगह पर लगाया जा सके, डिप्यूट किया जा सके जहां पर उनकी जरूरत है, जहां पर स्थिति जो है तनावपूर्ण होती नजर आएगी। तो ऐसे में हरियाणा में खास करके जो सुरक्षा है उसके खासा बड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हरियाणा में मनोहर सरकार है। भाजपा सरकार जो है वो सीधे तौर पर इन बिलों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, इन बिलों को किसानों के लिए हितैषी बताती नजर आ रही है। तो ऐसे में वहां पर जब किसान प्रोटेस्ट करेंगे तो वहां पर सिचुएशन जो है कई जगह पर तनावपूर्ण हो सकती है। इसी करके उन जगहों पर पुलिस को ज़्यादा एहतियात बरतने की हिदायतें दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में विभिन्न राजनीतिक संगठन जो हैं वो भी किसानों के साथ लामबंद होते नजर आएंगे और इस चक्का जाम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से पंजाब के अंदर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आम आवाजाही प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर भी व्यापक प्रबंध जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से किसानों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी नेशनल हाईवे हो, कोई भी स्टेट हाईवे हो, वहां पर चक्का जाम होगा, किसी भी ना तो आम आवाजाही को चलने दिया जाएगा, ना ही बस सेवा को चलने दिया जाएगा। तो आज यही देखने वाली बात रहेगी कि 9 बजे के बाद पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य में किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। जी विनीत, उधर कांग्रेस और अकाली दल ने किसानों के बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पर जो किसान संगठन के नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है? पंजाब बंद गैर राजनीतिक संगठनों का बंद है या इसमें फिर राजनीति को दखल होने नहीं दिया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम किसान नेताओं की बात करें तो जिस तरह से लगातार किसान नेताओं के संपर्क में विभिन्न राजनीतिक संगठन आते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब के कई लोक गायक जो हैं वो भी किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ज़रूर इस मसले के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी चरम पर जाती हुई नजर आ रही है। एक दूसरी पार्टियों के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो श्रोमणी अकाली दल पर आरोप लगा रही है, श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। और अगर आज पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज एक तरफ तो किसान चक्का बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल जो है वो भी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस ये भी आरोप लगाती नजर आ रही है, किसानों को डाइवर्ट करने का काम जो है वो केंद्र के इशारे पर श्रोमणी अकाली दल करती नजर आ रही है, ताकि ये जो चक्का जाम है इसको सफल ना होने दिया जाए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चरम पर है। लेकिन अगर हम किसान जत्थेबंदियों की बात करें, सीधे तौर पर एक ही बात कर रहे हैं कि उनकी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए, एमएसपी के आधार पर उनकी फसल की खरीद होनी चाहिए। और अगर ये बिल जो है उनको ये सब चीजें नहीं दे पाते तो वो फिर उसका बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है। कल रेल रोको अभियान भी किए गए, कई जगह पर पक्के मोर्चे भी लगाए गए और आज जिस तरह से चक्का जाम का चेतावनी दी गई है तो कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलनों का केंद्र पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोध में हैं वो कहीं ना कहीं अब किसानों के साथ पूर्ण रूप से खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पार्टियों के बीच में जरूर आपसी मतभेद है, लेकिन किसानों के साथ एक ही मुद्दे पर खड़ी हैं कि ये जो बिल हैं इनको एक सिरे से रद्द किया जा सके। जी, मैंने जिस तरह से तमाम अपने ये बातें बताई, कृषि से जुड़े जो विधेयक है उन पर किसानों के प्रदर्शन पर राजनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं हावी हो रही है। किसानों की आड़ में सियासी दल जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए क्या पंजाब और हरियाणा को अलर्ट मोड पर रखा गया है? देखिए, पंजाब और हरियाणा पहले से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब की बात करें, हालांकि पंजाब में ज़रूर जो कैप्टन सरकार है वो खुद इन ऑर्डिनेंसों का, इन बिलों का विरोध करती नज़र आ रही है। उनके मंत्री खुद सड़कों पर कहीं ना कहीं नज़र आएंगे आज किसानों के साथ उतरते हुए। खुद उनके विधायक जो हैं वो इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पंजाब में तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की ज़रूरत है सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो जिस तरह से मनोहर सरकार खुद इन बिलों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है तो वहां पर अलर्ट मोड जरूर है कि वहां पर स्थिति तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि अगर किसान हाईवे रोकते हैं तो संभावित है कि पुलिस के साथ उनका टकराव भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस उनको हाईवे पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन यहां पर इसको लेकर कल ही गृह मंत्री अनिल विज ने अपने अधिकारियों के साथ, डीजीपी के साथ एक विस्तारपूर्वक बैठक की है, जिसमें सारी हिदायतें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं कि आम जनमानस जो है वो इस चक्का जाम
में किसी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार है। किसान अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है, वो उनके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, प्रदेश में चक्का जाम अगर करते हैं तो ऐसे में हाईवे जो हैं वो जाम होते हुए नजर ना आए। तो ऐसी कई हिदायतें जो हैं वो पुलिस अधिकारियों को जारी की गई हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो असल सूरत है वो स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह का जाम रहता है, वो भी सामने आएंगी और एएनबी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये अन्नदाता का आंदोलन है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पल पल की अपडेट लगातार आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सियासी राजनीति में मतभेद की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। एनडीए महागठबंधन में जहां एक तरफ आग लगी है तो वहीं कुशवाहा को अब तेजस्वी से ऐतराज है, तो चिराग को सीएम नीतीश पसंद नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में बराबर की आग लगी है। आग से दोनों घर बराबर के प्रभावित हैं। महागठबंधन का एक घटक दल तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर रहा है, तो एनडीए का घटक दल नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर रहा है। एनडीए और महागठबंधन के भीतर एक ही तरह की बीमारी लगी है। तो बिहार की सियासी पार्टियों में जो मतभेद है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये जो राजनीति है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एनडीए महागठबंधन में जहां एक तरफ आग लगी हुई है तो वहीं कुशवाहा को लेकर अब तेजस्वी जो है वो भी ऐतराज कर रहे हैं और इसके चलते हुए नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो उधर चिराग को सीएम नीतीश कुमार पसंद नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन में बराबर की जो आग है वो लगी हुई है और तमाम मतभेद जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। महागठबंधन का एक घटक दल तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर रहा है, तो एनडीए का घटक दल नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बिहार से हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, चुनावी आहट के बीच बिहार का जो राजनीतिक पारा है वो चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन से अलग होने के राह पर चल पड़ी है, तो वहीं कुशवाहा को तेजस्वी से ऐतराज है। क्या लगता है, तेजस्वी की स्वीकार्यता जो है वो अब ना तो जनता के बीच है और ना ही उनकी पार्टी के बड़े नेताओं में है? जी बिल्कुल, सीधे तौर पे अगर कह दें कि अभी जो शीर्ष के नेताओं की जो अभी पहल की जा रही है, खास करके नीतीश कुमार की और तेजस्वी, इन लोगों को लेकर के ही पूरे महानाटक के हम यहाँ देख लीजिए, तेजस्वी को लेकर के रालोसपा ने सीधे तौर पे कर चेहरा सामने नहीं दिख पा रहा है जो नीतीश कुमार के सामने में दिख सके। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की पद पर सुशोभित होते हुए रालोसपा देखना भी नहीं चाहता, या जो कहे कि नीतीश कुमार के बराबर की जो चेहरे होने चाहिए और तेजस्वी में नहीं दिख पा रहा है। उसको लेकर के सीधे तौर पर रालोसपा ने नीतीश कुमार के सामने खड़े होने के संकेत को बाहर कर दिया। यानी कि रालोसपा महागठबंधन के चुनाव में जो शांत देने की बातें थे वे सारे हट करके अब एनडीए की तरफ रुझान लेने की बातें सामने में आ रही है। अब यहाँ चले सीधे तौर पे एलजेपी और जदयू और राजद की गठबंधन को लेकर के, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि चिराग पासवान ने भी अपने खुद की इस चुनावी समर में उतरने की ऐलान भी कर चुके हैं। आज 43 सीटों पर अपनी ऐलान शुरू करेंगे। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार की सियासी राजनीति में अभी जो माहौल है वो माहौल में खास करके मतभेद की राजनीति चल रहा है, जहां पर एक तरफ चिराग पासवान अपनी खुद की सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के और कई मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो सीधे तौर पर वार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रालोसपा ने भी, जो भी एक घटक नीति भी है महागठबंधन का, वो भी तेजस्वी के नेतृत्व में अपने कार्य को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी बिहार की सियासी राजनीति में जो आग लगी है उस आग में दोनों तरफ की बराबर की आग है। सीधे तौर पर कर सके, एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने खुद के नेतृत्व में आगे आना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रालोसपा भी अब राजद के साथ अपनी दामन थाम करके आगे बढ़ने की प्रयास में लगी हुई है। जी
मिथिलेश, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होकर एक बड़ा झटका दिया था। क्या लगता है, अगर जो लालू यादव अभी भी नहीं चेते तो रालोसपा भी महागठबंधन से अलग होती हुई नजर आएगी? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें कि खास करके महागठबंधन की बातें, अब इसके पूर्व से जो मांझी के साथ देने के लिए तैयार चला करते थे, एक साथ सूत्र के ताल मिला करके चला करते थे महागठबंधन में, अब वही महागठबंधन की कहानी सीधे तौर पे कर सकते हैं कि मांझी ने दरकिनार करते हुए महागठबंधन को राजद की दामन थाम दिया। उसी तरीके उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए राजनीति की जो सीढ़ी है उसी पर चढ़ने की प्रयास भी रालोसपा ने भी किया। उपेंद्र कुशवाहा वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक जो लालू प्रसाद के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव के शीर्ष नेतृत्व में हम खुद कार्य करें। तो अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो अंदरूनी सूत्र की माने जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रस्ताव रखा था राजद के घटक दलों के बीच में, खास करके तेजस्वी के सामने में, कि अगर ये चेहरा बदल गई, यानी कि नीतीश कुमार के सामने का जो चेहरा होगा उपेंद्र कुशवाहा का होगा, यानी कि शीर्ष नेतृत्व अगर उपेंद्र कुशवाहा करते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, अन्यथा हम उनके आपके साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पे बराबर की बातें कही जा रही है, खास करके नीतीश कुमार का और साथ में तेजस्वी का। तो दोनों के सामने में अपने आप को खुद की प्रस्ताव करने का, मुख्यमंत्री की पद की प्रस्तावित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने ये सारी राजनीति कर सकते हैं कि शतरंज की विशाख पर उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री की पद के लिए दावेदारी का एक तरफ से इशारा कर दिया है। बिल्कुल मिथिलेश, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही जो गठबंधन है उनमें जो सीटें हैं उसके बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा है। एनडीए में भी एलजेपी और बीजेपी में सीटों को लेकर मामला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, इससे जल्दी एनडीए में बड़ी जो दरार है वो पड़ सकती है जब एलजेपी साथ छोड़ देगी? सीधे तौर पर सियासी राजनीति में कुछ भी और कभी भी संभव है। राजद जिस तरीके से तोड़ जोड़ की जो राजनीति अभी चला रहे हैं या महागठबंधन तोड़ जोड़ की राजनीति चला रहे हैं, उसमें अभी सीधे तौर पर साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कि मैं खुद अपने सीटों पर लड़ूंगा। उन्होंने पहले भी एक बयान अपना जारी किया था जिसमें 143 सीटों की बातें कही गई थी। आज वो 43 सीटों पर मुहर लगा दिया है। आना चरण में वो 43 सीट पे वे खुद लड़ने के लिए तैयार है और प्रस्तावित भी कर दिया है। 101 नंबर पर खुद चिराग पासवान लड़ने के लिए भी तैयार है। जो लिस्ट बनाई गई है 143 में 101 नंबर पर उनकी भी कही, जो हमारे सूत्र बताते हैं। तो अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजद से अलग हट करके खुद चिराग पासवान अपनी यानी कि लोजपा अपने खुद लड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से तोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को राजद अपने में शामिल करना चाहते हैं। तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी जोर तोड़ की लड़ाई चल रही है सियासी राजनीति की, खास करके बिहार में, तो अब ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मतभेद की लड़ाइयों में सियासी राजनीति की जो रंजक होगी, बिल्कुल बिहार चुनाव से पहले मतभेद की जो राजनीति है वो अपनी चरम सीमा पर इस वक्त बिहार में नजर आ रही है। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार सख्त कदम उठा रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम ने यह फैसला लिया कि अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अमूमन देखा गया कि छेड़छाड़ की घटनाओं को नजरअंदाज कर देना ही आगे बड़ी घटना को अंजाम देता है। ऐसे में योगी सरकार छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर नकेल कसना चाहती है और लगातार महिला अपराध को लेकर सरकार पर तंज कसने वाले विपक्ष को भी सरकार जवाब देना चाहती है। और इसी अभियान के तहत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी बाकायदा फोटो होर्डिंग के माध्यम से चस्पा की जाएगी। इस तरह के जो भी लोग होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और यह पूरा ऑपरेशन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा भी किया जाएगा। तो योगी सरकार जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, सख्त होती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार इस तरह के जो सख्त कदम है उसे उठा रही है
और इसके लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। अब योगी सरकार ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। आपको बता दें, इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अमूमन देखा जाता है कि छेड़छाड़ के घटनाओं को नजरअंदाज कर देना बड़ी घटना को आगे अंजाम देता है, और ऐसे में योगी सरकार छेड़छाड़ के घटनाओं को अंजाम देने वालों पर नकेल कसना चाहती है। और इसी के चलते अब महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए, उस पर चिंता जताते हुए ऑपरेशन दुराचारी चलाया जा रहा है। इसके तहत आपको बता दें, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। उनकी बाकायदा जो फोटो है वो होर्डिंग के माध्यम से चस्पा की जाएगी, और इस तरह के जो भी लोग होंगे उनको चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी जानकारी दे दें कि यह पूरा ऑपरेशन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। तो आपराधिक मामलों पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने ऑपरेशन दुराचारी चलाने का एक अहम फैसला लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की अब शामत आएगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे अपराधियों के लिए क्या कुछ आदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। अगर बात की जाए ऑपरेशन दुराचारी, जिसको लेकर के तो जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के जो भी आपराधिक कृत्य जो लोग करते हैं उनकी बाकायदा जो है फोटो छपवा कराई जाएगी। राजधानी के बड़े बड़े चौराहों पर होर्डिंग लगाई जाएगी, ताकि जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी पहल की है। आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही थी, और अगर बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार जो है हमलावर हो रहा था कि महिलाओं और कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बड़ी पहल की है, ऑपरेशन दुराचारी। इसमें आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे, और जो भी व्यक्ति जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। उनके बाकायदा जो है फोटो छपवा करा करके और बड़ी बड़ी होर्डिंगें जो है वो पूरे शहर में लगाई जाएंगी। जी लोकेश। संजीव, जिस तरह से कहा गया कि अगर कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जो है वो खुद जिम्मेदार होंगे। अगर लापरवाही बरती जाती है, अगर लापरवाही यहां पर पाई जाती है, तो क्या उनकी जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी और उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन दुराचारी जो है वो चलाने के जो निर्देश दिए हैं उसमें महिला पुलिसकर्मी है वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगी। जो भी घटनाएं महिलाओं संबंधित होंगी उसको लेकर के महिला पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगी। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस पे जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हैं कि किसी भी कोई भी बड़ी घटना हो उसको लेकर के उस अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जो है बख्शा नहीं जाता है, उस पर जो है कड़ी जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए ऑपरेशन दुराचारी की, वो पूरा ऑपरेशन जो है महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही अंजाम दिया जाएगा। जी लोकेश। संजीव, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा जो ऑपरेशन है महिला पुलिसकर्मी जो है उनके द्वारा ही अंजाम दिया जाएगा, यहां आपसे तमाम बातें समझना चाहेंगे। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है क्या वो भी महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, किसी भी जो चाहे कोई भी शिकायत। ठीक है, धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। आलम यह है कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड लगभग फुल है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने शुरुआत में कई विभागों को जरूरी सेवा में माना था। इन विभागों के कर्मचारी किसी न किसी रूप में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करते रहे। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस महकमा, बैंक, नगर निगम और बिजली विभाग के कर्मचारी शुरू से मोर्चे पर डटे हुए हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार ने सभी कोरोना वॉरियर्स को 10,000 की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने कोरोना योद्धा कल्याण योजना में कई बदलाव किए, जिसके कारण कोरोना पीड़ित मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार कोरोना वॉरियर्स मान रही है और ऐसी स्थिति में कई कोरोना योद्धा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जिस तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन आलम यह है कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो हैं वो लगभग फुल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो हैं वो लगभग फुल हैं। गंभीर मरीज जो हैं उनके लिए बेड की मारामारी चल रही है और इस कारण लगभग कितने दिनों की वेटिंग चल रही है और क्या कई बार ऐसे गंभीर मरीजों की मौत जो हो रही है, जब पूरा ध्यान गंभीर मरीजों पर होना चाहिए, इससे रिकवरी रेट के साथ मौतों की जो संख्या उसको भी कम किया जा सकता है। ऐसे में क्या लगता है सिस्टम को भी अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है? जी बिल्कुल, सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे कोरोना प्रदेश में शुरू हुआ था उस दौरान प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी, कोरोना योद्धा कल्याण योजना। इस योजना में देश के कई सारे विभाग आ रहे थे, उनके जो कर्मचारी हैं उनको कोरोना योद्धा सरकार मान रही थी। लेकिन अभी हाल ही 2 दिन पहले अपनी योजना में सरकार ने बदलाव किया। बदलाव करने के बाद अब तक वो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल का स्टाफ को कोरोना योद्धा माना जाएगा जो सीधे कोरोना हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में या कोविड टेस्टिंग लैब में काम कर रहे हैं या सीधे कोरोना पेशेंट से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इस तरह से बढ़ रही है कि पर डे कम से कम 300 पॉजिटिव केस यहाँ आ रहे हैं। हालत ये है कि अभी तक सरकार के 13 मंत्री और 44 विधायक भी पॉजिटिव हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हम माने तो पर डे पिछले कुछ महीनों में 29 मौतें कोरोना से प्रदेश में हुई हैं और ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। संदीप, जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता बन रही है, लेकिन सामने यह भी बात आ रही है कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो है वो लगभग फुल हैं। जब बेड फुल हो तो ऐसे में क्या पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और बेड खाली होने पर अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है यहाँ मध्य प्रदेश में वो ये है कि जो सिम्टोमेटिक हैं या जिनको कम सिम्टम्स हैं
उनको घर में होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पेशेंट क्रिटिकल हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल में भी सीधा हॉस्पिटल भेज के पहले क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। कई पेशेंट वहां से ठीक हो जाते हैं। जो पेशेंट उसके बाद भी क्रिटिकल होते हैं, जिनको पहले से कोई डिजीज है, डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर दिया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट की हम बात करें तो ऑक्सीजन की भी प्रदेश में अभी कमी इंजेक्शन आ रही है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से बात की थी और उनके दखल के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से एक बार शुरू हुई। लेकिन फिर भी बेड कम होने की वजह से दिक्कतें हमारे सामने हैं और चूंकि आंकड़ा बढ़ रहा है तो इसलिए ये समस्याएं और बढ़ेंगी, गंभीर हो रही है। ठीक है संदीप, कोरोना मरीजों की अब तेजी के साथ जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, ऐसे में जाहिर है कोरोना के मरीजों को दाखिल करने में परेशानी आ रही होगी। कोविड-19 से लड़ने के लिए नई यूनिट जो है उसे भी जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। तो क्या उसे तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है? जिस तरह से आपने कहा कि शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बात की है, इस और क्या कुछ पहल की जा रही है? उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पहले अधिकृत किए थे सरकार ने, जिनके लगभग सभी बेड फुल हो चुके हैं। इसके बाद सरकार ने भोपाल का हमीद अस्पताल, जो बड़ा अस्पताल माना जाता है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें कुछ नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। नए कोविड सेंटर वार्ड बनाए जा रहे हैं। एक और हॉस्पिटल है अस्पताल जयप्रकाश चिकित्सालय, उसमें भी नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे जिलों में भी नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोविड के लिए आईसीयू डेवलप किए जा रहे हैं। कई बेड जो सिंगल बेड थे उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये तैयारी सरकार की जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ चूंकि उपचुनाव सामने हैं, पर डे रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का हुजूम एक साथ जुड़ता है, उसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है। संदीप, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम तैयारियां जो है उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा भी साबित हो रही है। इस दरमियान अगर ऑक्सीजन बेड की कमी सामने आएगी तो जो मरीज हैं या फिर जो गंभीर मरीज हैं उनको कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी आपने हाल ही में हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एक विधायक कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से या इलाज नहीं मिल पाने की वजह से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई पॉजिटिव आता है तो सुबह से लेकर शाम तक उसके पास सिर्फ फोन आते हैं कि हम आपको लेने आ रहे हैं, लेकिन कई बार पेशेंट को लेने ही नहीं आती एम्बुलेंस, डॉक्टर नहीं आते, स्टाफ नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कोविड सेंटर है वहाँ भी बदहाली इतनी ज्यादा फैली हुई है कि लोग यदि कोरोना से नहीं मरे तो वो बदहाली से मर जाए, बदहाली से मर जाए। संदीप, जानना चाहेंगे कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर चिकित्सा अधिकारी जो है उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि आखिर ये ऑक्सीजन बेड जो है उनकी कमी क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी तो बनती है। हमने स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर से बात की, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, अभी रिकवर हुए हैं वो। उन सभी का कहना ये कि हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और समय रहते हुए हम अपने हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की पूरी कोशिश में हैं। चलिए, सरकार आश्वासन दे रही है कि किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। ठीक है, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर पिछले 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समर्थन में लगातार सत्ता पक्ष के विधायक भी सामने आ रहे हैं। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर और अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू ने भी हड़तालियों का समर्थन करते हुए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। दोनों ही विधायकों ने सीएम भूपेश बघेल से हड़ताली कर्मचारियों की एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को पूरा करने का आग्रह किया है। दोनों विधायकों ने सीएम भूपेश बघेल को लिखे पत्र में कहा कि पिछले 7 महीने से कोरोना काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। इनमें से कई इस दौरान कोरोना की चपेट में आए और ठीक होने के बाद भी लगातार ये अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा भी कर रहे हैं। कोरोना काल के समय भी इन कर्मचारियों को समकक्ष पद का वेतन और कोई भी चिकित्सकीय सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जन घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया गया था और अब वादे को पूरा करने का समय आ चुका है।
तो देश की जनता के जीवन, प्रदेश की जनता के जीवन मरण का प्रश्न है, उनकी जान बचाने का मामला है, तो ऐसे समय पर भी सरकार संविदा कर्मियों के साथ बातचीत कर कर उनको काम में लाने की बजाय और उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है, उनको निलंबित कर रही है, उनको बर्खास्त कर रही है। ये पूरी तरह अमानवीय कृत्य है। सरकार को बिना शर्त संविदा कर्मियों से बातचीत कर कर उनको काम पर वापस लाना चाहिए। पहले प्रदेश की जनता की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी कीमत पर संविदा कर्मियों के खिलाफ में कार्रवाई करना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं संविदा कर्मियों से भी कहूंगा कि वो सरकार के साथ में बातचीत करें और बातचीत कर कर प्रदेश के हित में वो काम पर लौटें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता छत्तीसगढ़ से पवन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग जो है वो रोज नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। हड़ताल के बाद उन्हें बर्खास्त करना शुरू किया गया तो कर्मचारी भी इस्तीफा देने लगे। प्रदेश के 8 जिलों में 2 दिन के दौरान 5000 से ज्यादा कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं और अब तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस विधायक भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने सीएम को पत्र भी लिखा है। क्या नजर आता है, क्या अनियमित स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांग है वो जायज है और इसीलिए कांग्रेस विधायक भी समर्थन में आ रहे हैं? जी बिल्कुल लकस जी, हम आपको बता दें लगातार कर्मचारियों की जो मांगे थी नियमितीकरण की, अब वो मांगे जोर पकड़ के जारी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने एक मीडिया के माध्यम से आग्रह किया कि आप लोग काम पे लौट जाइए, ये समय नहीं है हड़ताल करने का, पर कोरोना काल के बाद इस विषय में बैठ के चर्चा करेंगे। अगर चाहते थे पीडीओ तो स्वास्थ्य कर्मियों के संगठन को बुला के बात भी कर सकते थे, लेकिन पीडीओ ने ऐसा नहीं किया है। जिसके बाद लगातार कांग्रेस को जिनसे अपेक्षा थी, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के दम पे उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है, तो अभनपुर से कांग्रेस विधायक, पंडरिया से ममता चंद्राकर सहित तमाम कांग्रेस विधायक अब इनके पक्ष में नजर आते हैं। इन्होंने सीएम को पत्र लिखा है और इनके नियमितीकरण की मांग भी की है और साफ तौर पे इन्होंने अपने पत्र पे लिखा है कि इनके नियमितीकरण पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। पवन, क्या अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जो कोरोना की सैंपल टेस्टिंग है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और लगता है इस हड़ताल से प्रदेश में कोरोना का सामुदायिक प्रसार जो है वो भी संभावित है? जी बिल्कुल, आपको लोग बता दें कि जो प्रदेश में 25,000 से 30,000 रोज सैंपलिंग होती थी, तो इनके हड़ताल में जाने के बाद सैंपलिंग की स्थिति अभी महज 8 से 10,000 हो गई है, जिससे पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी कम आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम इस्तीफा तो दे रहे हैं, हम हड़ताल पे हैं, लेकिन एक वॉलंटियर के तौर पे अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जनता को देते रहेंगे हम। और जिस तरीके से विधायक सामने आ रहे हैं तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव अकेले नजर आ रहे हैं। पवन, इन संविदा कर्मचारियों में जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियन तमाम कर्मचारी शामिल हैं, लगभग कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि इस हड़ताल में शामिल हैं और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? पूरे प्रदेश भर की अगर बात किया जाए तो 5,000 से अधिक कर्मचारियों ने इस समय इस्तीफा दे चुका और पूरे प्रदेश में 13,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो लगातार अलग अलग माध्यमों से सीएमएचओ को इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वही विपक्ष से अगर बृजमोहन अग्रवाल जो कांग्रेस विधायक, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग का और स्वास्थ्य मंत्री का रवैया है वो रवैया है। स्वास्थ्य मंत्री को इनको बुला के बात करना चाहिए, इनकी जो परेशानी उस परेशानी को समझना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं संविदा कर्मचारी, अगर स्वास्थ्य कोरोना काल के दौरान अगर इनकी मृत्यु भी होती है तो इन्हें किसी तरह का कोई रिकवरी नहीं मिलेगा। मैं पूरे प्रदेश में इनकी बात की जाए तो मैं तो 8 से 10,000 प्रति माह की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे प्रदेश भर में। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस विधायक जो है वो भी यहां पर समर्थन में नजर आ रहे हैं। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। संभव है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इलेक्शन कमीशन द्वारा और दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी है।
तो आपको बता दें आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज संभव माना जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है दोपहर के 12:30 बजे ऐलान कर सकता है कि आखिर कब बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आपको बता दें तमाम जो पार्टियां हैं वो इसमें जुटी हुई है और इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है 12:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 12:30 बजे कर सकता है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त हम आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, चुनाव तारीखों का आज ऐलान संभव माना जा रहा है और चुनाव आयोग दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको सीधा बता दें कि आज बिहार के लिए एक अहम फैसले की घड़ी की बात कही जा सकती है सीधे तौर पे कि चुनाव बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी आज फैसला है कि कब तारीखों की तय करनी है। आज 12 बजे एक बैठक रखी गई है, खास करके प्रेस वार्ता होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग बैठक करेगा, चुनाव आयुक्त वहां पे मौजूद रहेंगे। इन जो बिहार की जो सियासी राजनीति है उसमें विराम भी किया जा सकता है। सीधे तौर पर कह सकते हैं आप कि आज जो तारीख है वो तय कर दी जाएगी कि कब चुनाव कराई जाएगी। मिथिलेश, तमाम जो राजनीतिक दल हैं और इसके साथ साथ बिहार की जनता जो है उनको भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। लोगों के जहन में हर किसी में एक ही ये सवाल है कि चुनाव आयोग जो है चुनावों की तारीखों की घोषणा क्या करेगा, कब करेगा। तो क्या लगता है अगर आज जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो चुनावों की घोषणा हो जाएगी? ये देखिए, लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों और मीडिया में चल रही तमाम खबरों पर चुनाव आयोग ने अभी बहुत कुछ स्पष्ट करने जा रहा है। खास करके चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जो यहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी चुनाव आयोग की तमाम बातों को वो खास करके आज मीडिया के समक्ष में रखेंगे। तो जितने भी अटकलें हैं खास करके बिहार की सियासी राजनीति पर वे आज विराम हो जाएंगे और सीधी तौर पर तारीख जो तय कर दी जाएगी, तय राजनीति की जो गर्माहट है वो अलग तरीके का सामने में दिखने का शुरुआत हो जाएगा। मिथिलेश, जिस तरह से कोविड-19 महामारी है और इसी बीच में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्या लगता है चुनाव आयोग के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? जी देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल, इसके अनुभव साझा करना, इस विषय में पूरी तरीके से वेबिनार से संबोधित करके सारी बातें कर दी गई है। जितने भी सारी चीजें नजर आ रही है खासकर कोरोना के लेकर के जैसे जो भी प्रोटोकॉल उसके हैं सारे के सारे उन लोग पहले से चुनाव आयुक्त ने बिहार की राजनीति पर उन्होंने बोल चुके हैं। और जब ये लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी मतदाता आएंगे उस अवसर पर उन्हें खास करके सैनिटाइजर का, उसके बाद उनके फेस मास्क, इन तमाम चीजों पे रहना अनिवार्य है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग के समक्ष बिहार में चुनाव कराना किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं माना जा सकता। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब शनिवार को पूछताछ करेगा। पहले यह पूछताछ शुक्रवार को होने वाली थी। दो अन्य अभिनेत्रियों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी शनिवार को ही पूछताछ होनी है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप चैट का पता चलने के बाद ही एनसीबी ने अभिनेत्री से पूछताछ करने का फैसला किया और इस बीच दीपिका के अपार्टमेंट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। दीपिका गुरुवार देर शाम गोवा से अपने पति रणवीर सिंह के साथ चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची और इस दौरान करिश्मा प्रकाश एवं वकीलों की टीम उनके साथ थी। एनसीबी के एक अधिकारी ने बुधवार को ही दीपिका से मिलकर उन्हें पूछताछ के लिए समन दे दिया था। माना जा रहा है कि गुरुवार को देर से मुंबई पहुंचने के कारण दीपिका का कोविड टेस्ट नहीं हो सका। शुक्रवार को यह टेस्ट होने के बाद ही वह एनसीबी के सामने हाजिर होंगी। दूसरी तरफ अभिनेत्री सारा अली खान भी गुरुवार शाम अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम के साथ गोवा से मुंबई पहुंच गई। एक अन्य अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का बयान शुक्रवार को दर्ज किया जाएगा। रकुल रिया चक्रवर्ती की मित्र हैं और इसी कड़ी में फैशन डिजाइनर सिमोना खंबाटा से भी एनसीबी लगातार पूछताछ कर रहा है।
तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब आज नहीं जबकि कल यानी कि शनिवार को पूछताछ करेगा। पहले यह पूछताछ आज यानी कि शुक्रवार को होनी थी। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप चैट का पता चलने के बाद एनसीबी ने पूछताछ करने का फैसला किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ड्रग्स केस की जांच के सिलसिले में एनसीबी की टीम आज नहीं बल्कि कल 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। 50 से ज्यादा बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़े लोग एनसीबी की रडार पर हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए लोकेश, आज रणवीर सिंह जो है मुंबई पहुंच चुके हैं। जिस तरह से देर रात ही वो पहुंच चुके थे, आज दीपिका को और करिश्मा प्रकाश को जो है एनसीबी के सामने पेश हो रहा था। लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को उनके सम्मान का जवाब देते हुए तय वक्त पे एक वक्त मांगा था कि एक दिन बाद वो आएंगे, मतलब शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी। ऐसे में एनसीबी ने उनकी दलीलों का जवाब मान लिया है, कल उनको पेश होना होगा। लेकिन दूसरी अहम बात है कि दीपिका पादुकोण के साथ उनके पति रणवीर सिंह भी जाएंगे कि उन्होंने एनसीबी से एक निवेदन किया था कि दीपिका पादुकोण को इस तरह की जांच में घबराहट होती है, उनको डर लगता है। ऐसे में उन्होंने एक अनुमति मांगी थी। हालांकि ये अनुमति एनसीबी ने अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रणवीर सिंह को जो है बाहर बिठाया जाएगा और वहीं दीपिका से जो है कल पूछताछ की जाएगी। वही दूसरी सत्यप्रकाश, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर, दीपिका पादुकोण कल रात को गोवा से मुंबई तो पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके जो हस्बैंड है रणवीर सिंह वो भी मौजूद थे। जिस तरह से आप खबरें दे रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह ने एनसीबी को अर्जी लगाई है कि वे पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि दीपिका को घबराहट होती है। क्या लगता है, क्या रणवीर कानूनी नियमों को नहीं जानते हैं कि वे जांच के समय मौजूद नहीं रह सकते? और रणवीर की यह अर्जी जो है, क्या लगता है कबूल हो भी सकती है? देखिए लोकेश, जाहिर तौर पर जिस तरह से रणवीर ने जो है सरकारी पूछताछ के दौरान एक कहा जाता है एक बहुत बड़ी एजेंसी जो पूछताछ करे, ऐसे में रणवीर को उनका साथ होना तो बिल्कुल लाजमी नहीं बनता, न तो उनको एनसीबी परमिशन देगी। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि रणवीर सिंह उनके साथ आए और जाए। जाहिर तौर पर रणवीर सिंह को जो है बाहर बिठाकर और दीपिका से अंदर जो तमाम अधिकारी वो पूछताछ करेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रणवीर को जो है अंदर दीपिका के साथ पूछताछ के दौरान नहीं रखा जाए, क्योंकि सरकारी जांच एजेंसियां हैं और जब किसी की जांच होती है इस तरह से किसी को साथ जाके पूछताछ नहीं की जाती है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जो है बाहर बिठाया जा सकता है। लेकिन अब तक एनसीबी की तरफ से इस तरह का कोई बयान, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जो है बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच तक जा पहुंची है और इस पूरे प्रकरण में केस से संबंधित लोगों की व्हाट्सएप चैट जो है वो मीडिया में लीक हुई है। दीपिका पादुकोण की ये जो व्हाट्सएप चैट है बाहर कैसे आई होगी, क्या लगता है? देखिए, दीपिका पादुकोण का नाम सिर्फ करिश्मा प्रकाश ने नहीं लिया, बल्कि जहां शाह जो क्वान कंपनी की मैनेजर थी, उनकी साथी है जो है करिश्मा प्रकाश, वो भी उनकी मैनेजर है। वहीं क्वान कंपनी की सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ की गई है, तो तमाम जानकारियां जो है लीक हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्वान टैलेंट जो कंपनी है वो लगातार जो फिल्मी सितारे हैं उनका पीआर का काम करती है। ऐसे में जिस तरह से एनसीबी ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किया है, ऐसा माना जा रहा है क्वान कंपनी पूरी तरह से जो है ड्रग्स को लेकर बिजनेस करती थी। ऐसे में लगातार एनसीबी जो है अब करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ के लिए बुलाई है। आज करिश्मा प्रकाश के साथ रकुल प्रीत भी मौजूद होंगी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से क्वान की आप बात कर रहे हैं, क्वान के जो अधिकारी हैं, हाल ही में शर्लिन चोपड़ा ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या लगता है उनकी भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उनसे किसी तरह की पूछताछ की जो खबर है वो सामने आ पा रही है? देखिए लोकेश, सबसे बड़ी बात बता दें कि क्वान कंपनी टैलेंट जो इंटरटेन कंपनी है वो सभी पीआर जो जितने बड़े सितारे हैं उनका पीआर एजेंसी का काम करती है। उनको पीआर करती है, मतलब उनको प्रमोशन का काम करती है। ऐसे में उनका काम है कि जो एक्टर एक्ट्रेस है उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, उनके उन्नति के बारे में सोचना, उनके प्रमोशन के बारे में सोचना। ऐसे में प्रमोशन ड्रग्स के माध्यम से किया जा रहा था या जाति तौर पर किया जा रहा था या किस तरह से किया जा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से तमाम आरोप जब क्वान कंपनी के ऊपर अब लगाए जा रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर मुश्किलें जरूर बनने वाली है। लेकिन अब तक जिस तरह से तमाम जानकारी मिलकर आई है, जहां शाह की बात करें या करिश्मा प्रकाश की बात करें, तमाम चैट सामने आए
चैट के माध्यम से ही दीपिका पादुकोण का नाम आया है। ऐसे में दूसरी अहम बात बता दें कि जिस तरह से कल 5 घंटे खंबाता के साथ पूछताछ हुई है, खंबाता ने भी ये बोला कि दीपिका पादुकोण का उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, रणवीर सिंह के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो जाहिर तौर पर खंबाता के साथ भी वो कहीं कहीं मिला जुला कर पूछताछ की जाएगी और आमने सामने भी पूछताछ करने की बात कही जा रही है। जी सत्य प्रकाश, जिस तरह से खबरें मिल रही थी कि कल दोपहर में दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी, लगभग 4 बार कल ही के दिन में उनका जो कार्यक्रम है वो बदलता हुआ नजर आया और आखिरकार रात को वो मुंबई पहुंची। और जिस तरह से पहले ये बातें सामने आ रही थी कि आज पूछताछ की जानी है दीपिका पादुकोण से, अब खबरें मिल रही कि ये आज नहीं जबकि कल पूछताछ की जाएगी। क्या लगता है कोविड टेस्ट जो है वो दीपिका पादुकोण का कब तक होगा? और जिस तरह से रणवीर सिंह का इसमें साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है दीपिका पादुकोण को, तो क्या लगता है जांच की जो आंच है वो कहीं ना कहीं एक्टर रणबीर कपूर पर भी लग सकती है? देखिए लोग, जिस तरह से दीपिका पादुकोण को सम्मन किया गया था गुरुवार से ही दीपिका पादुकोण काफी घबराई हुई थी, डरी हुई थी। ऐसे में उन्होंने लगातार जो है अपने जो लीगल एडवाइजर है, वकील है, उनसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह ले रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने आने से कतरा रही है, क्योंकि तमाम जो चैट मिले हैं उसको लेकर उन्होंने काफी डरी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने रणवीर सिंह अपने पति को भी साथ में लिया और फिर रणवीर सिंह ने जो है एनसीबी से गुजारिश की कि वो भी साथ में रहेंगे, क्योंकि दीपिका को डर लगता है। तो जाहिर तौर पर ये बातें बिल्कुल सही हो गई कि दीपिका पादुकोण जो है एनसीबी के सामने आने से डरने लगी है, क्योंकि ये बात खुद उनके पति का कहना है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी के सामने दीपिका को जो है काफी तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सत्यप्रिया, जिस तरह से खबरें सामने आई थी, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ये उन पर दीपिका पादुकोण पर आरोप भी लगाए थे कि जब दीपिका डिप्रेशन में थी तो उस वक्त में हो सकता है कि उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया हो, और डिप्रेशन में जब थी वो उस वक्त रणबीर कपूर ने भी दीपिका पादुकोण का साथ दिया था। तो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, क्या इन दोनों पर भी जांच की आंच आ सकती है? जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है अब पूरा डिपेंड करता है क्वान कंपनी के दोनों मैनेजर जहाज शाह और करिश्मा प्रकाश के ऊपर, क्योंकि करिश्मा प्रकाश वो शख्स है जो दीपिका पादुकोण के साथ चैट में सामने आया था। उन्होंने ही उनको ड्रग्स देने की बात कही थी। जिस तरह से उन्होंने चैट के दौरान पूछा था माल है क्या, फिर उन्होंने बोला है बैंड्रा घर पे है, उन्होंने बोला मुझे चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अमित के द्वारा भिजवा देती हूँ। उन्होंने बोला 12:30 बजे के पहले चाहिए क्योंकि उनको निकलना है कहीं और पे। तो तमाम चीजें जो सामने आई है दीपिका की मुश्किलें बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से रणबीर कपूर की अगर बात की जाए, रणबीर सिंह की बात की जाए, तो रणबीर सिंह उनके पति जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले में जो है चुप्पी साधी हुई है और एनसीबी के साथ वो दीपिका के साथ जो है पूछताछ के दौरान जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब चैट को खंगाला जाएगा, और वहीं सबसे बड़ी बात अहम बात है कि 27C के तहत अगर इनको पूछताछ के दौरान बुलाया जाता है, फिर अगर ड्रग्स की जो है बरामदी की जाती है, कंजम्पशन के लिए किया गया है या फिर खरीद फरोख्त के लिए किया गया, तो अगर ये सारी चीजें तय होती है तो जाहिर तौर पर रणबीर सिंह को भी एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा और कहीं कहीं उस पूरे मामले का जवाब देना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आज नहीं जबकि कल पूछताछ करेगा। क्या समय सामने निकल कर आया है सत्यप्रकाश? कल जिस तरह से श्रद्धा कपूर के साथ भी पूछताछ की जानी है, दीपिका पादुकोण के साथ भी पूछताछ होनी है, 3 एक्ट्रेस को कल बुलाया गया, क्या कुछ समय तय किया गया है? देखिए कल सुबह 11 बजे दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को पेश होना है। आज जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि आज रकुल प्रीत एनसीबी के सामने पेश होंगी, तमाम जानकारियां देगी। हालांकि कल रकुल प्रीत को जाना था, लेकिन आज उनको जो है बुलाया लिया गया है, क्योंकि रकुल प्रीत वही है जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था मीडिया ट्रायल से उनको डर लगता है, मीडिया ट्रायल बंद करवा जाए। तो तमाम अटकलें हैं जो कहीं कहीं फिल्मी सितारों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही हैं। कहीं ना कहीं फिल्मी सितारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। और कल की अगर बात करें तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ में कल पूछताछ की जानी है। देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है जब ये अपना बयान जो है वो दर्ज करवाती हैं एनसीबी के सामने। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।